आज के लेक्चर में हम पहले तो स्फेरिकल मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के लॉ की डिस्कस करेंगे और बाद में उनकी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में जान लेते हैं। हम रिफ्लेक्शन के लॉ तो जानते हैं, लेकिन हमने स्ट्रेट सरफेस के केस में यह स्टडी किया है। अगर हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट है, ऐसी है, यहाँ मैंने जो रेड बॉल पेन से ड्रॉ की है, तो ऐसी सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल सेम रहता है। और दूसरा लॉ ये कहता है कि ये इंसिडेंट रे, ये जो सरफेस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हम नॉर्मल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बस कुछ सेम ऐसा ही लॉ स्फेरिकल मिरर के केस में भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट है, लेकिन ये स्फेरिकल केस में सरफेस कर्व्ड होती है। यानी कि सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ स्ट्रेट सरफेस है, यहाँ कर्व्ड सरफेस है। ये मिरर की कर्व्ड सरफेस है और ये सरफेस कर्व्ड होने के कारण हमें सिर्फ एक ही दिक्कत होगी, नॉर्मल की। हम यहाँ स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी तो किसी भी पॉइंट पर यह सरफेस के परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते थे, लेकिन यहाँ हमें सरफेस स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है, इसलिए जो भी पॉइंट पर हम रिफ्लेक्शन का स्टडी कर रहे हैं उसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सरफेस को स्फीयर मानकर ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहेंगे। या तो यूँ मान लो कि अगर ये स्फेरिकल मिरर की कर्व्ड सरफेस है तो उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये मानो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, तो यहाँ से हम जो रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस वेक्टर, उसी रेडियस वेक्टर को अगर एक्सटेंड कर दे तो यही रेडियस वेक्टर हमारे लिए नॉर्मल होगा। बस यही बात ही यहाँ डिफरेंट है, बाकी तो सेम ही लॉ है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, उसे मैंने आई से डिनोट किया है। और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये कहता है कि ये रिफ्लेक्टिव एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों सेम है, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दोनों सेम है। ये रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। और दूसरा लॉ ये कहता है कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बाकी तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि ये जो स्फेरिकल मिरर है उसके जियोमेट्रिकल सेंटर को, यहाँ मैंने जो पॉइंट लिया यही जियोमेट्रिकल सेंटर भी है, उस जियोमेट्रिकल सेंटर को पोल बोलते हैं। लेकिन लेंस के केस में जियोमेट्रिकल सेंटर को ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ रे कन्वर्ज और डाइवर्ज होते हैं मिरर की वजह से या लेंस की वजह से, उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं मिरर के केस में। और लेंस के केस में फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। आइए अब हम स्फेरिकल मिरर्स की फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ जो पहला जो स्फेरिकल मिरर है वो कॉन्केव मिरर है, यानी कि ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और दूसरी साइड की सरफेस ब्लैक एंड की गई है। ये पहला कॉन्केव मिरर है। और ये दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पिछली साइड की सरफेस ब्लैक एंड की गई है। हम जानते हैं कि ये मिरर के जियोमेट्रिकल सेंटर को उसका पोल पी बोला जाता है। और ये मिरर जो स्फेरिकल बॉडी में से बनाया गया होगा
उसी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ होगा। ये जो लाइन है सी और पी को जॉइंट करने वाली, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के केस में ऑप्टिकल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के नियर बाई और जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल बनाए उसी, और मोस्टली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसे रे को पैरेक्सियल रे कहा जाता है। हम एज्यूम करते हैं कि ऐसे पैरेक्सियल रे का बीम यानी कि ग्रुप ऑफ रे यहाँ कॉन्केव मिरर पर रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर ऐसे रे यहाँ ये पॉइंट पर इंसिडेंट होगा तो ये यहाँ से इंसिडेंट होगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले जाएगा। यह कोई दूसरा रे है तो ये रे भी यहाँ इंसिडेंट होगा ये पॉइंट पर और बाद में रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले जाएंगे। तो ऐसे यहाँ मैंने 4 रे रफली ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो ऐसा होता है कि ये सभी जो पैरेक्सियल रे है वो रिफ्लेक्टिंग होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पर वो कन्वर्ज होते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। ये सभी रे, ये पहला रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट में से चला गया, यानी कि ये पॉइंट में से, ये कॉमन पॉइंट है सभी रे के लिए। सभी रे किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट होते हैं और बाद में ये पॉइंट में से पास होकर रिफ्लेक्टिंग होकर चले जाते हैं। ये कॉमन पॉइंट को सभी रे के लिए, जो सभी रिफ्लेक्टिंग रे ये पॉइंट में से पास होते हैं, उसी पॉइंट को मिरर का फोकल पॉइंट कहा जाता है, जिसे एफ से डिनोट किया जाता है, या तो प्रिंसिपल फोकस। यहाँ जो एफ है वो प्रिंसिपल फोकस या तो फोकल पॉइंट कहा जाता है। ये फोकल पॉइंट है, यानी कि कॉन्केव मिरर के केस में ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर सभी रे रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होते हैं, उसी पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं। और अब हम कॉन्केव मिरर के केस में फोकल पॉइंट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर सभी रे को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होने का क्वेश्चन ही नहीं होता है। ये पहला रे यहाँ आया तो ये इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर चला गया डाइवर्ज होकर। ये दूसरा रे यहाँ आया इस पॉइंट पर तो ये ऐसे चले गया। ये तीसरा रे आया तो ऐसे चला गया। ये चौथा रे आया तो ऐसे चला गया। तो हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या करते हैं कि ये जो सभी रे डाइवर्ज हुए, ये सभी रे को अगर हम जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुई उसी पॉइंट से हमें अगर उसे एक्सटेंड करें तो वो किसी एक पॉइंट पर से डाइवर्ज जो होते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर ये पॉइंट की बात करें तो उसे हमें एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। ये पॉइंट पर जो रे इंसिडेंट हुआ ऐसे, ये पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ ऐसे, और ये पॉइंट पर ऐसे, यानी कि किसी एक पॉइंट पर से हमें डाइवर्ज होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी डाइवर्जिंग पॉइंट को कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल पॉइंट यानी कि प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। यानी कि कॉन्केव मिरर के केस में ऐसा पॉइंट कि जहां सभी रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होते हैं उसी को फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा पॉइंट जहां सभी पैरेक्सियल रे हमें डाइवर्ज होते हुए दिखाई पड़ते हैं उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और ये तो हम जानते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर यानी कि पोल पी और फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ एफ से डिनोट किया जाता है और उसके लिए सिंबल है स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल पी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ। यहाँ ये फोकल लेंथ है कॉन्केव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये
फोकल लेंथ है और प्रिंसिपल फोकस में से जो प्लेन पास होता है और ये ऑप्टिकल एक्सिस मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकल पॉइंट में से जो पासिस होता है उसी प्लेन को फोकल प्लेन बोलते हैं। यानी कि मैं फिगर में ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये फोकल प्लेन ऐसे होगा, यानी कि फोकल पॉइंट में से पास होगा और प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर हो गए, ऐसे प्लेन को फोकल प्लेन बोलता है। यहाँ भी ये प्लेन इसे फोकल प्लेन बोलते हैं और ये जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं एफ। आइए अब हम स्फीरिकल मिरर के केस में उसकी फोकल लेंथ एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बीच के रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं स्फीरिकल मिरर जो बॉडी में से बनाया गया है उसी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। यहाँ मैंने एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये कॉन्केव मिरर की जो ब्लू लाइन है वो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पिछली साइड वो पेंसिल से ड्रॉ की है वो ब्लैक एंड सरफेस है, यानी कि ये पहली लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव मिरर अगर हमें ऐसे एक्सटेंड कर दे उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को तो एक स्फीयर में से बनाया गया होगा और उसी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है और ये स्फीरिकल मिरर की बॉडी के सेंटर को यानी कि जियोमेट्रिकल सेंटर को उसके पोल यानी कि पी कहा जाता है और ये सी और पी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और ये जो लाइन है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि लाइन सी पी और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो नियर बाय और उसके ऑलमोस्ट पैरेलल रे होते हैं उसे पेरेक्सियल रे बोलते हैं। हम एक ऐसा पेरेक्सियल रे लेते हैं जो लाइन सी पे के पैरेलल है ये, और हम एज्यूम करते हैं कि ये रे यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट एम पर इंसिडेंट होते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये डायरेक्शन में पॉइंट एम पर इंसिडेंट होते हैं। हम जानते हैं कि कॉन्केव मिरर सभी रे को कन्वर्ज करता है, यानी कि ये रे यहाँ इंसिडेंट रे ये है और पहले तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये पॉइंट पर जो कर्व सरफेस है उसके जो टेंजेंट होगा ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। या तो ऐसा समझ लो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने पॉइंट एम के साथ ज्वाइंट कर दिया है तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगी। सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर और सी एम भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो ये सी एम रेडियस ऑफ कर्वेचर वेक्टर है उसी को हम अगर एक्सटेंड कर दें तो ये हमारे लिए नॉर्मल रहेगा। यानी कि ये नॉर्मल ये और ये इंसिडेंट रे उसके बीच में जो एंगल है उसी एंगल को हम इंसिडेंट एंगल आई से डिनोट करते हैं। यहाँ हम इस एंगल को थीटा कह देते हैं। ये एंगल है थीटा। जो इंसिडेंट रे पॉइंट एम पर इंसिडेंट हुआ और हम जानते हैं कि अगर वो थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ तो सेम उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये एंगल भी रिफ्लेक्शन के रो
अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा, यानी कि आई और आर दोनों थीटा ही रहेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों एंगल सेम ही रहेगा। और यहाँ पॉइंट एम में से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और उसे हम बोल देते हैं पॉइंट डी। यानी कि एम में से हमने जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो है एम डी। अब हम जानते हैं ये थीटा और ये थीटा, तो ये एंगल भी, ये ट्रायंगल एम सी डी में जो ये एंगल होगा ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऐसी अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे और सेम होगा, या तो ये एंगल और ये एंगल ये भी अल्टरनेट ही होगा और सेम रहेगा। यह दोनों अल्टरनेट एंगल है जो सेम होता है, या तो ये दो अल्टरनेट एंगल है सेम होता है। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है, ये एंगल को तो हमने थीटा कह दिया रिफ्लेक्शन एंगल को, तो ये एंगल इंसिडेंट एंगल को तो हमने थीटा कह दिया, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल भी थीटा ही हुआ। और ये थीटा है तो ये एंगल और अल्टरनेट एंगल होगा ऐसे। यहाँ ये लाइन पैरेलल और ये दूसरी लाइन पैरेलल, ये लाइन जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये लाइन जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा पॉइंट एम है और ये हमारा पॉइंट सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ सी से एम में ऐसे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, इसलिए मैंने ये एंगल को थीटा कह दिया। अब हम ये पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल फोकस है, यानी कि एफ। अब मैं ट्रायंगल एम सी एफ को ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा पॉइंट एम, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये हमारा पॉइंट एम, और ये हमारा फोकल पॉइंट एफ, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि ये ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। हम जानते हैं यहाँ इंसिडेंट एंगल थीटा, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा, ये अल्टरनेट एंगल भी थीटा होगा। और अगर हम ये ट्रायंगल की लाइन जो सी एफ है उसे एक्सटेंड कर दे तो ये ऐसे होगी, और यहाँ जो एंगल क्रिएट होगा एक्सटर्नल एंगल उसे मैं ई से डिनोट कर देता हूँ। तो हम जानते हैं मैथ्स में कि एक्सटर्नल एंगल है वो उनके जो नियर बाई एंगल है ट्रायंगल में उनके सिवा दो जो एंगल है उनके बराबर होता है। यानी कि यहाँ एक्सटर्नल एंगल ई इज इक्वल टू ये एंगल के सिवा जो दो ट्रायंगल के एंगल है ये थीटा और ये थीटा उनके सम बराबर हो गए, यानी कि थीटा प्लस थीटा, यानी कि एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा होगा। यानी कि यहाँ जो ये एक्सटर्नल एंगल होगा ये एक्सटर्नल एंगल ये 2 थीटा होगा, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल ये एंगल के सिवा जो दो एंगल है उनके सम के बराबर होगा। अब हम ये फिगर में ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं और ये एंगल को टेन फंक्शन अप्लाई करते हैं ट्रायंगल एमसीडी में। हमारे पास जो ट्रायंगल है यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल एमसीडी, ट्रायंगल एमसीडी। ट्रायंगल एमसीडी में मैं ये एंगल को टेन फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड यानी कि एम डी और एडजेसेंट साइड यानी कि सी डी, ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। अब मैं ट्रायंगल एम एफ डी में टेन फंक्शन अप्लाई करता हूँ ये 2 थीटा एंगल को, तो टेन 2 थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड एम डी और एडजेसेंट साइड यानी कि एफ डी, ऐसा हमें रिलेशन मिलेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी एंड टेन 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी।
हम जानते हैं हमने जो ये रे लिया ये पेरेक्सल रे है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और जो पॉइंट पर इंसिडेंट होता है उनके साथ स्मॉल एंगल बनाता है, यानी कि ये थीटा जो एंगल है वो स्मॉल एंगल है। और हम स्मॉल एंगल के केस में थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं, यानी कि स्मॉल एंगल के केस में थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं। इसलिए एम डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं। मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ। ये फिगर में हम ये थीटा और 2 थीटा को tan फंक्शन अप्लाई किया है, इसलिए हमारा रिलेशन आया tan थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। हम जानते हैं पेरेक्सियल रे के केस में ये थीटा बहुत स्मॉल है, इसलिए हम थीटा इज इक्वल टू एप्रोक्स 10 थीटा लिख सकते हैं। इसलिए एम डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू थीटा और एम डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 2 थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं। देयरफॉर हम एम डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 2 थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू मुक देते हैं। थीटा इज इक्वल टू या 2 ऐसा ही रहेगा, थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी, यानी कि ये हो जाएगा एम डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 2 एम डी अपॉन सी डी। दोनों साइड से एम डी अगर कैंसिल हो जाएगा तो मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एफ डी, यानी कि हमें ये रिलेशन मिला सी डी इज इक्वल टू 2 एफ डी। अब जब हम ये फिगर में देखते हैं सी डी इज इक्वल टू 2 एफ डी। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट डी और ये हमारा पोल पी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर थीटा सो स्मॉल होगा तो ये डिस्टेंस बहुत ही निग्लिजिबल होगा, यानी कि डी पॉइंट एप्रोक्स पी पॉइंट के नियर बाई लाई करेगा। यहाँ तो मैंने रफली फिगर ड्रॉ की है, इसलिए ये डी और पी पॉइंट सेपरेट दिख रहे हैं, लेकिन रियल में स्फीरिकल मिरर के केस में अगर थीटा स्मॉल होगा तो ये डी पॉइंट पी पॉइंट पर ही और उसके नियर बाई लाई करेगा, यानी कि सी डी को हम रफली ये डिस्टेंस जो सी और पॉइंट डी के बीच में है डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को सी और पी के बीच का डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसलिए सी डी को हम सी पी ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2, और ये डिस्टेंस एफ और डी के बीच में है उसे हम एफ पी भी लिख सकते हैं। और अब हम जानते हैं ये जो डिस्टेंस है पॉइंट सी और पॉइंट पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी कि आर, और फोकस प्रिंसिपल फोकस फोकल पॉइंट और पी के बीच के डिस्टेंस, पोल के बीच के डिस्टेंस, उसको हम फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि 2f, यानी कि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधा होती है, या तो यूँ कहो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से डबल होती है। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 रिलेशन मैंने कॉन्केव मिरर के केस में डिराइव किया, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में रे डाइवर्ज होता हुआ दिखाई पड़ता है और वो सेम जियोमेट्री फॉलो करता है, और हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 रिलेशन डिराइव कर सकते हैं।